वीर सिंह और चेतन उस छुपे हुए कमरे के अंदर जा चुके थे, लेकिन जब लतिका कमरे में पहुंची तो वहां उसे कोई नजर नहीं आया। तब लतिका हैरानी से यहाँ वहां देखते हुए बोली, अरे पापा और मामा जी अभी तो यहीं थे, लेकिन वो यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? ये सोचते हुए लतिका ने पूरे कमरे को बड़े ही ध्यान से देखना शुरू किया। तभी उसकी नजर अलमारी के आधे खुले हुए दरवाजे पर पड़ी। वो उस दरवाजे को देखते हुए मन ही मन बोली, मुझे अच्छे से याद है वो लोग इस अलमारी के पास खड़े होकर ही बातें कर रहे थे। जरूर हो ना हो इस अलमारी में ही कोई ना कोई राज छुपा है। ये कहते हुए लतिका फौरन दौड़कर उस अलमारी के पास चली गई। अलमारी का दरवाजा खोलकर उसने पूरी अलमारी को अच्छे से चेक कर लिया, लेकिन उसे वहां कोई रास्ता नजर नहीं आया। तब लतिका दोबारा परेशान हो उठी और खुद पर चिढ़ते हुए बोली, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग अचानक कहाँ जा सकते हैं? दरवाजे पर तो मैं थी, तो बाहर जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी एक बार फिर उसे अपने शरीर पर एक झटका सा महसूस हुआ और उसकी आंखें काली हो गईं। खूनी वधु का प्रभाव लतिका पर दोबारा हो गया। कहीं दूर मौजूद रहकर भी खूनी वधु लतिका के शरीर का इस्तेमाल उससे बात करने के लिए करते हुए बोली, क्या हुआ? नहीं मिला ना वो कमरा? अब तेरे साथ साथ तेरे परिवार के भी उल्टे दिन गिनना शुरू कर दे, जिसमें सबसे पहले मरेगा तेरा वो भाई। पिछली बार तो उसकी जान बच गई, लेकिन इस बार मैं उसे तेरे ही हाथों मरवाऊंगी। तभी अचानक लतिका की आंखें दोबारा सफेद हो गई और वो दूर गिरते हुए बोली, नहीं नहीं प्लीज भैया को कुछ मत करना, मैं ढूंढ रही हूँ, मैं ढूंढ लूंगी। तभी अचानक दोबारा लतिका शरीर पर लगे झटके के साथ खड़े हो गई और साथ ही दोबारा उसकी आंखें काली हो गई और वो लतिका से बोली, बस आज शाम तक का वक्त है तेरे पास। ढूंढ ले वो कमरा और ला कर दे मुझे जो मुझे चाहिए, वरना। कहते हुए उसने दोबारा लतिका के शरीर को दूर पटक दिया। उसके सिर पर चोट लग गई और खून बहने लगा। तब लतिका अपने होश में लौटकर हो रहे दर्द से कराहते हुए बोली, मैं वादा करती हूँ मैं उस कमरे को किसी भी हाल में तलाश लूंगी। तुम मेरे परिवार से दूर रहो मेरे लोगों से, प्लीज। इतना कहते हुए लतिका अपने आप से बात करते हुए बोली, अब तो बस एक ही तरीका है, मुझे छिपकर इस बात का पता लगाना है कि मामा जी और पापा इस कमरे से बाहर गए भी हैं या नहीं। अगर इस कमरे से बाहर गए हैं तो लौटेंगे भी यहीं से। कहते हुए लतिका अपनी चोट के साथ बड़े से पलंग के पीछे जाकर छिप गई। दूसरी तरफ चेतन और वीर सिंह दोनों जब कमरे में पहुंचे तो चेतन जल्दी से वहां पर पड़े टेबल को साफ करते हुए बोला, वीर सिंह किताब वहां शेल्फ में सबसे नीचे रखी है, वो उठाकर यहाँ ले आओ। ये कहते हुए चेतन ने एक हाथ के सहारे वहां टेबल पर मौजूद सारे सामान को जमीन पर फेंक दिया। सामान गिरते ही बाहर तक शोर होने लगा। तभी कमरे में छिपी हुई लतिका को यह आवाज सुनाई पड़ गई। तब लतिका पूरी तरह से शौर होकर बोली, अब तो मुझे पूरा यकीन है कि वो कमरा यहीं कहीं है, बस कुछ देर और फिर पता चल ही जाना है। इतना कहते हुए लतिका बिल्कुल शांति से बैठकर कमरे में होने वाली हलचलों को देखने लगी। उधर चेतन द्वारा की गई इस मूर्खता पर वीर सिंह उसे डांटते हुए बोला, क्या कर रहे हो चेतन? लतिका ने सुन लिया तो हमारे इस खुफिया अड्डे की खबर बाहर दुश्मन तक पहुंच सकती है। इतना सुनते ही चेतन धीरे से बोला, सॉरी, अब ध्यान रखूंगा, तुम फटाफट उस किताब को उठा लाओ। जैसे ही वीर सिंह उस किताब की ओर बढ़ा तो उसके मन में एक ख्याल आया, अगर नित्या देवी का कहा सच हुआ तो आज हमारी लतिका की परेशानी का हल हमारे हाथों में होगा। ये सोचते हुए वीर सिंह ने जैसे ही उस किताब को उठाया तो उसने पाया कि 100 सालों से भी ज्यादा उस पुरानी किताब की हालत बिल्कुल नई जैसी लग रही थी। उसके कवर पर लिखा हर एक लफ्ज पूरी तरह मिट चुका था। तब उसे देखते ही वीर सिंह दोबारा बड़बड़ाया, अरे इस पर लिखा चित्रलेखा कहाँ गायब हो गया? वीर सिंह किताब को हाथ में लिए उसे देख रहा था कि तभी चेतन उसे आवाज लगाते हुए बोला, वीर सिंह ले आओ उसे यहाँ, हमें जल्द से जल्द इस मामले को खत्म करना है। तब वीर सिंह चेतन की ओर चलते हुए बोला, नित्या देवी ने ठीक ही कहा था, जरा देखो इस किताब की हालत बिल्कुल ठीक हो गई है। तब चेतन ने भी मुस्कुराकर कहा, अगर हमें उस मृत्युंजय के बारे में पता चला तो समझो हमारी आधी जंग तो हम जीत गए हैं। ये कहते हुए चेतन ने एक बार फिर वो किताब वीर सिंह के हाथ में से लेकर टेबल पर रख दी और फिर वीर सिंह की ओर देखकर बोला,
तैयार हो जाओ वीर सिंह, अब शायद ये किताब ही हमें सारा सच बता देने को तैयार है। लेकिन ये सोचकर उत्साह के साथ जैसे ही टेबल पर रखी किताब को उन्होंने खोला, तभी अचानक उसमें देखते हुए चेतन और वीर सिंह दोनों हैरान रह गए, क्योंकि वो किताब पूरी तरह से खाली थी। तब वीर सिंह हैरानी के साथ बोला, ये क्या? ये किताब तो पूरी तरह से खाली है, अब हम लोग क्या करेंगे? वीर सिंह की बात सुन सिर पकड़े बैठा चेतन तुरंत बोला, लगता है हमें एक बार फिर नित्या देवी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अब इस किताब का अर्थ तो वही है जो हमें समझा सकती है। कहते हुए चेतन ने झटके से उस किताब को बंद कर दिया और दूर हटने लगा। तभी उसकी नजर दोबारा उस किताब के कवर पर पड़ी। तब चेतन ने उस किताब के कवर पर ध्यान से देखा तो पाया कि किताब पर वही निशान बना हुआ था जो कि उसके खुद के सीने पर था। ये देखते ही चेतन उछलते हुए बोला, ये देखो वीर सिंह, इस किताब ने हमें संकेत देना शुरू कर दिया है कि हमारा रास्ता बिल्कुल सही है। ये सुनकर वीर सिंह ने भी उस निशान को देखा और खुश होने लगा, लेकिन अगले ही पल दोबारा बोला, पर फायदा भी क्या है, इस किताब के अंदर भी तो कुछ नहीं लिखा, हम भला उस मृत्युंजय को कैसे ढूंढेंगे? वीर सिंह की बात सही थी, जिसे सुन चेतन भी चिंता में पड़ गया और दोनों इस किताब के सामने बैठकर सोचने लगे। काफी देर तक कोई हल नहीं निकल पाया। तब चेतन वीर सिंह से बोला, मुझे नहीं लगता कि इस तरह समस्या का कोई समाधान निकल सकता है, चलो चलते हैं, मैं जाकर इस बारे में कालदूत से बात करता हूँ, शायद वही कोई हल बता सके। वो लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी चेतन वीर सिंह से बोला, एक मिनट वीर सिंह, जरा मुझे एक बात बताओ, जब तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश शुरू की थी तब मुझे तुमने कैसे ढूंढा था? ये सुनते ही वीर सिंह सोचते हुए बोला, जितना मुझे याद आ रहा है मैंने तुम्हें एक नदी के किनारे नहाते हुए देखा था, शायद कोई पूजा स्थल था। जैसे ही मैंने तुम्हारे निशान को देखा तब मुझे पता चला कि वो इंसान तुम ही हो जिसके बारे में दत्ता जी ने अपनी डायरी में लिखा था। वीर सिंह की बात सुन चेतन कुछ पल के लिए शांत रहकर बोला, हमें भी इस निशान वाले आदमी को ढूंढना है, लेकिन ये निशान तो उसके शरीर पर कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसके सीने पर ही हो, क्योंकि पिताजी के शरीर पर यह निशान उनके हाथ पर था। तब वीर सिंह तुरंत बोला, क्यों ना हम अखबार में इश्तेहार निकलवा दे इस निशान के साथ, जिसके शरीर पर यह निशान हो वो तुरंत आकर हमसे मिले, उसे इनाम दिया जाएगा। तब चेतन बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, इनाम के लालच में लोग फर्जी तरीके से ये निशान बनाकर हमारे पास आ जाएंगे, तो हम करे भी तो क्या करें? तुरंत ही वीर सिंह ने कहा। इसके जवाब में चेतन दोबारा उस किताब को देखते हुए बोला, अब तो बस ये किताब ही हमारा सहारा है। कहते हुए चेतन मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, भगवान प्लीज कोई मदद कीजिए, दत्ता जी की इस किताब ने चित्रा को मुक्त कराने में काफी मदद की है, बस अब मेरी बेटी की जिंदगी बचाने में इसकी मदद चाहिए। चेतन मन ही मन विचार कर ही रहा था कि वीर सिंह मायूसी भरी आवाज में बोला, चेतन फिलहाल हमें चलना चाहिए, तुम कालदूत की मदद लेकर देखो, शायद कुछ अच्छा हो जाए। ये सोचकर चेतन ने किताब को छुआ और उसे वहीं टेबल पर छोड़कर वापस जाने के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ लतिका काफी देर से छिपकर उन दोनों का इंतजार कर रही थी। वो अलमारी की ओर देखते हुए मन ही मन बड़बड़ाई, पापा और मामा जी क्या सचमुच यहाँ से गए भी है, या मैं पागलों की तरह बैठे इंतजार कर रही हूँ? सोचते हुए वो कुछ पल और बैठी रही, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चिढ़ते हुए बोली, यहाँ समय बर्बाद करने से बेहतर है मैं कहीं और जाकर उन्हें ढूंढूं। इतना कहते हुए वो बाहर आ ही रही थी कि तभी दोबारा अलमारी के दरवाजे पर हलचल हुई और अचानक दरवाजा खुला, जिससे चेतन और वीर सिंह बाहर आ गए। वीर सिंह कमरे से बाहर जाते हुए बोला, चेतन मैं थोड़ा थक गया हूँ, चाय पीना चाहता हूँ, तुम लोगे? तब चेतन तुरंत बोला, नहीं मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, जो हमारी बात हुई है उस काम को पूरा करने, पूरा होते ही मैं तुमसे मिलता हूँ। इतना कहते हुए चेतन ने दीवार पर लगी माही की तस्वीर को सीधा करना सीखा था। ये सब देखते हुए लतिका को तुरंत याद आया कि वो यहाँ कुछ ढूंढने आई है। याद आते ही उसने पूरे कमरे में उस कलश को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन कलश तो क्या, उससे मिलती जुलती कोई एक भी चीज वहां पर नहीं थी। तब लतिका हैरान होकर खुद से बोली, तो ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं? कहते हुए वो दरवाजे के सामने रखे टेबल के पास आकर खड़ी हो गई और टेबल पर हाथ रखकर पूरे कमरे में अपनी नजर दौड़ाने लगी, लेकिन वहां उसे कुछ भी नजर नहीं आया। तब लतिका डरते हुए बोली, वो आवाज अब मुझे नहीं छोड़ी,
कहाँ से लाऊं जो उसे चाहिए? मैं घर में दूसरी जगह ढूंढती हूँ। ये उसकी गलतफहमी थी कि जो उसे चाहिए वो इस कमरे में है। कहते हुए जैसे ही वो मुड़ी, उसका हाथ टेबल पर रखी उस किताब को छू गया। तब लतिका उस किताब को देखते हुए बोली, अरे ये किताब यहाँ अलग से क्यों रखी हुई है? कहते हुए उसने एक पल सोचा, लेकिन फिर दोबारा बोली, मुझे क्या, पापा के काम की किताब होगी, इसका यहीं रहना ठीक है। इतना कहते हुए लतिका मुड़ी और सीधा कमरे से बाहर निकल गई। लतिका के बाहर जाते ही टेबल पर रखी किताब अचानक ही फड़फड़ाते हुए खुल गई और मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, मृत्युंजय। आखिर किताब और लतिका का क्या संबंध है? चेतन लगा सकेगा? जानने के लिए सुनिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।